अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह यूपी में पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। नगर पंचायत के चुनावों में केजरीवाल ने हर जगह उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ एक नगर पंचायत में मिली। केजरीवाल भले ही उसे आम आदमी पार्टी की जीत कहें, लेकिन वो जीत उस उम्मीदवार की थी। लेकिन अब उसने भी केजरीवाल की सियासत से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे यूपी की सियासत में चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल को गहरा झटका लगा है। निकाय चुनाव में यूपी में आम आदमी पार्टी के एकमात्र शाहपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बने हाजी अकरम कुरैशी भाजपाई हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हाजी अकरम समर्थन देंगे। अकरम अब आम आदमी पार्टी की बजाय केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान के पाले में दिख रहे हैं। चेयरमैन हाजी अकरम ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हाजी अकरम ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि भाजपा की मोदी सरकार और योगी सरकार से मैं प्रभावित हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के 9 साल के कामों से प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी के हाथों को मजबूत करूंगा, संजीव बालियान के चुनाव में मदद करूंगा। यही नहीं, हाजी अकरम के शाहपुर में कई होर्डिंग्स लगे हैं जो पूरी तरह से भाजपाई रंग में रंगे हैं। इनमें अकरम से बड़ा संजीव बालियान की तस्वीर है। वहीं होर्डिंग के ऊपर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक के सभी बड़े नेताओं के तस्वीरें मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के हाजी अकरम जिले के एकमात्र नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। इसके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उन्हें बधाई भी दी गई थी और आम आदमी पार्टी ने इस जीत के सहारे यूपी की राजनीति को और मजबूत करने की कोशिश की। अब अचानक हाजी अकरम के भाजपा के साथ चले जाने पर भाजपा समर्थन वाले बयान पर राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की पलटीमार सियासत से नाराज एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी शिवसेना उनसे छीन ली। फिर सियासत में गुगली डालने के नाम पर डबल गेम कर रहे शरद पवार को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने सबक सिखा दिया। अब बारी कांग्रेस की है। शिंदे सरकार के विश्वास मत के दौरान कांग्रेस ने करीब 1 दर्जन विधायक सदन में नहीं आए और एकनाथ शिंदे ने आसानी से विश्वास मत जीत लिया। मतलब कांग्रेस में बगावत के बीज उसी दिन पड़ गए थे जब महज सत्ता के लालच में पार्टी के उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पार्टी ने किया था। इस बेमेल और बेतुके गठबंधन में कांग्रेस के कई विधायक और नेता असहज थे और अब वे भी बगावत की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं और चर्चा अब अंतिम चरण में है। इससे पहले महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी ये दावा किया था कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता दल बदल को बेकरार हैं। जब मुनगंटीवार से भाजपा के संपर्क में कांग्रेसियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पार्टियों से नाखुश हैं, क्योंकि उनके नेता स्वार्थ से भरे हुए हैं। वे देश की प्रगति के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी को नहीं चाहते, ठीक वैसे ही जैसे चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं। इस बीच कांग्रेस ने इस तरह की संभावनाओं को खारिज कर दिया। फिलहाल कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के मद्देनजर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए प्रयास कर रही है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया था कि भाजपा ने पहले कांग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि 2/3 संख्या 30 विधायकों की होती है, जो आसान नहीं होगा। 1 या 2 विधायक शामिल हो सकते हैं। हालांकि एनसीपी में विद्रोह कर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले अजीत पवार के दांव के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और अपने खेमे को लामबंद करने की कोशिशों में जुट गई है। पार्टी ने बैठक की और स्थिति पर चर्चा की। बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि हम मजबूत और एकजुट हैं, हम एमवीए में हैं। पिछले साल एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना से अलग होने और 39 विधायकों के टूटने के बाद एमवीए का संख्याबल कम हो गया था और अब एनसीपी के अजीत पवार का दावा है कि उन्हें पार्टी के 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। 288 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस के 45 सदस्य हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास 17 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल की सियासी फितरत को अब दिल्ली के लोग पूरी तरह से जान चुके हैं। काम करने की जगह हर नाकामी को एलजी और केंद्र के ऊपर थोपने का केजरीवाल का दांव इसी वजह से चल नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में शराब से लेकर रेनोवेशन पर घोटाला हुआ, बस खरीद से लेकर स्कूल्स में क्लासरूम के नाम पर टॉयलेट बनवाए गए और जिस तरह से घोटालों की फाइल्स की हेराफेरी की गई, वो सारा खेल सामने आ चुका है। इसी वजह से जैसे ही जनकपुरी इलाके में सड़क धंसी, लोगों ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। जनकपुरी इलाके में सड़क धंस गई। सड़क धंस जाने की वजह से वहां पर बड़ा गड्ढा हो गया। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर अप्रिय घटना को रोका जा सके, इसके लिए पुलिस ने आसपास की जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हुई बारिश की वजह से सड़क धंसने की ये घटना हुई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के किसी अहम इलाके में इस तरह से सड़क में बड़ा गड्ढा बन गया हो। इससे पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क के धंसने का वीडियो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर चुटकी ले रहे हैं। एक यूजर ने ये लिखा कि कहने को मेट्रो सिटी है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सड़कें किसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब सर जी आते ही होंगे और बोलेंगे कि एलजी साहब कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, ये रोड तो केंद्र के अंडर में आता है। मैंने रोड बनाने के ऐड के लिए 50 करोड़ रुपए दे दिए हैं। एक और यूजर ने लिखा, और केजरीवाल को पुलिस चाहिए, जो हाथ में है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा। एक अन्य यूजर ने लिखा और मजा लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इसे ठीक करने के लिए 50 लाख रुपए का बजट जारी किया और 50 लाख रुपए का बजट ये प्रचार करने के लिए जारी किया गया। उन्होंने इसे ठीक कर दिया। एक यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर लिखा कि नितिन गडकरी जी क्या काम कर रहे हैं। पूरे देश में सड़कें टूट रही हैं, फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं और पुल भी गिर रहे हैं। पता नहीं पेमेंट में कमी रह गई थी शायद, या खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया। भोले भाले प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाने के लिए भेज देते हैं। Your report, News of India. अब तक तिकड़मों के सहारे तरह तरह की सियासत करने वाले शरद पवार को आखिरकार भतीजे अजित पवार ने मात दे ही दी और एक तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया, या यूं कहें कि छीन लिया। महाराष्ट्र में अब उनकी हालत उद्धव ठाकरे से भी कमजोर हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अभी भी 17 विधायक हैं। लेकिन इसके साथ ही अजित पवार ने शरद पवार की सारी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी। बता दिया कि किस तरह से वादा और दूसरे से दोस्ती का खेल वे करते रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुंबई के MIT बांद्रा में अपने गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद उन्हें संबोधित किया। अजित पवार ने कहा कि 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बावजूद एनसीपी ने सीएम का पद का मौका खो दिया। अजित पवार ने कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो अभी तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता, लेकिन हमें सीएम का दावा करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि हमेशा मुझे ही विलन बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक बड़े उद्योगपति के घर पवार साहब, मैं, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस से मिले, जब सरकार बनाने की सब बात तय की और बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। डिप्टी सीएम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2017 में भी शरद पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मुझे, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस से सरकार बनाने को लेकर बातचीत के लिए भेजा था। बीजेपी के दिल्ली के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और संरक्षक मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। अजित पवार ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में 75 साल की उम्र वाले नेता भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते। 2 मई को शरद पवार ने इस्तीफा दिया। तय हुआ था कि सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना है, हमने मान्य किया, लेकिन फिर क्या हुआ, इस्तीफा वापस ले लिया। अगर पद नहीं छोड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया? मैंने कई बार सुप्रिया सुले को बताया कि आप समझाएं, लेकिन सुप्रिया कहती हैं कि पिताजी बहुत अड़ियल हैं। सवाल ये है कि किस बात का अड़ियल रवैया है। इसके पहले प्रफुल्ल पटेल ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तंज किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं।
प्रफुल्ल पटेल ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बीजेपी के साथ जाने की बात कही। कहा कि अब वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था और वहां का दृश्य देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दल थे, 7 में से लोकसभा में केवल 1 सांसद हैं और एक पार्टी ऐसी है जिसके पास कोई सांसद नहीं। उनका दावा है कि वे बदलाव लाएंगे। हमने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, देश और अपनी पार्टी के लिए फैसला लिया, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कि अब लोगों ने कांग्रेस और उसके कुछ प्रवक्ताओं को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नींबू मिर्ची के भाव बताए। अपनी बातों में वजन डालने के लिए वे अपने साथ एक टोकरी में टमाटर, लहसुन, मिर्च जैसी कुछ सब्जियां लेकर आईं। किसी जमाने में प्याज की कीमत को लेकर सियासत कर चुकी कांग्रेस की वही सियासत इस बार परवान नहीं चढ़ी, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ही लपेट दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महंगाई रॉकेट की तरह भाग रही है, तो एक यूजर ने लिखा कि उसी रॉकेट पर पप्पू को बैठा दो, इस बार कहीं लॉन्च हो जाए। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। इसमें 1 किलो टमाटर, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन और 1 किलो हरी मिर्च है। बास्केट में 1070 रुपए का सामान है। ऐसे में अन्यथा पैसे खर्च मत कीजिए, आप शादी के सीजन में इसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इसको लेकर भी तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर आने लगे। श्रीनेत ने कहा कि देश में टमाटर 150 रुपए से 160 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। अदरक तो 400 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दुकानदार तो कभी मिर्च फ्री में दे देता था, तो वो अब मिर्च भी 400 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सुप्रिया श्रीनेत के इस बाजार भाव पर एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, तो अपने शासन वाले राज्य में कांग्रेस कौन सा 20 रुपए किलो दे रही है। सुप्रिया ने कहा कि सरकार सब जानती है, वे सिर्फ बारिश के कारण नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, सरकार स्थिति को संभाल नहीं पा रही। श्रीनेत ने दावा किया कि अरहर की दाल जो पहले कभी 72 से 75 रुपए प्रति किलो मिलती थी, वो अब 160 से 170 रुपए प्रति किलो मिल रही है। उड़द की दाल के दाम एक महीने में 30 रुपए बढ़ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीरा भी 800 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। और इसको लेकर एक यूजर ने कहा कि सीधा जाकर सब्जियों की दुकान खोली जा सकती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि कांग्रेस फिर से चवन्नी के भाव बिखर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता का जो खेल शरद पवार ने शुरू किया था, अजीत पवार ने उस खेल का अंत कर दिया और शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। अजीत पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने एनसीपी पर अपना दावा पेश कर दिया। यही नहीं, अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में कहा कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए पार्टी उनकी है। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया है कि अब शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उनकी जगह अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस गुट ने बताया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के कहने पर यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाकर अजीत पवार को चुन लिया गया है। अजीत गुट ने आयोग से कहा कि अजीत पवार को अध्यक्ष चुने जाने के लिए 30 जून को मीटिंग बुलाई गई थी। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुनील तटकरे को जिम्मेदारी दी गई है। शरद पवार और अजीत पवार गुट ने अलग मीटिंग कर विधायकों को बुलाया था। अजीत पवार गुट की मीटिंग में 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे, जबकि शरद पवार के यहां 1 दर्जन ने ही हाजिरी लगाई। ये शरद पवार खेमे के लिए झटका माना जा रहा है। इसका असर शरद पवार की भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर भी दिखा। नरम तेवर अपनाते हुए उन्होंने कहा कि यदि अजीत पवार के मन में कोई बात थी तो वो मुझे बता सकते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है। इस मौके पर शरद पवार ने यह भी माना कि उनकी पार्टी के आगे वैसा ही संकट पैदा हो गया है जैसा शिवसेना के सामने हुआ। अजीत पवार ने अपने भाषण में इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने चाचा पर तंज कसते हुए पूछा कि एक राजनेता की सक्रिय उम्र 25 से 75 साल होती है, लेकिन आप 82 के हो गए हैं, आखिर आप कहां रुकेंगे। इस तरह उन्होंने शरद पवार को राजनीति से रिटायरमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरे पास प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ है और मैं वह देने के लिए जिम्मेदारी चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव की बिसात बीजेपी ने बिछाना शुरू कर दिया है।
महाराष्ट्र में विपक्षी एकता का गीत गा रहे शरद पवार की पार्टी अजीत पवार ने छीन ली। इसके साथ ही यहां बीजेपी की सारी टेंशन खत्म हो गई। अब बारी पंजाब की आई, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन तय हो गया है। किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। यह खबर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसके पीछे वोटों का गणित है जो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अकाली दल के पास 25% से ज्यादा वोट हैं और बीजेपी के पास 15% से ज्यादा। ये वोट केजरीवाल के 36% वोट से ज्यादा हैं। बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के फॉर्मूले से लेकर चुनावी रणनीति तक सब कुछ तय हो चुका है। अब सिर्फ गठबंधन की घोषणा का इंतजार है। अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाना है। हरसिमरत कौर को कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार गठबंधन की पहल अकाली दल नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। इसका मुख्य कारण विपक्षी दलों का महागठबंधन बताया जा रहा है। बीजेपी अपने से टूट चुके दलों को फिर से एक करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल दिल्ली कई दिनों तक रहे और गठबंधन की शर्तें तय की। सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन की सारी शर्तें अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बताई और सभी ने अपनी इस पर मुहर भी लगा दी। पार्टी ने गठबंधन से जुड़े सारे अधिकार पहले ही सुखबीर बादल को दे दिए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने जो सीट फॉर्मूला तय किया उसमें बीजेपी ने नए गठबंधन में अपना कद बढ़ा लिया है और शिरोमणि अकाली दल का कद घटा दिया है। पुराने गठबंधन में 10 से 3 का फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन पता चला कि यह फॉर्मूला 8 से 5 का हो गया है। बीजेपी 5 और अकाली दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।